भाई साहब, जेनेटिक्स का अर्थ होता है वंशानुगत गुणों को आगे ले जाना। जेनेटिक्स का अर्थ क्या होता है? वंशानुगत गुणों को आगे ले जाना, हेरिडिटी को आगे ले जाना। जैसे वंशानुगत गुण जो होता है वो मानव का होता है, ध्यान से समझिएगा। वंशानुगत गुण मानव का होता है, न कि मानव की समाज का होता है। जैसे हम एक जीएस के टीचर, तो ये मेरा इंटेलेक्चुअल चीज है, ये मेरा मानव का गुण नहीं है। अब मेरा जो बच्चा होगा उसमें वो हर एक गुण होगा जो मानव में है, वो हर एक वो गुण नहीं होगा जो मेरे में है। हमसे मानव वाला जो गुण, अब ऐसा नहीं होगा कि उसको भी जीएस अच्छा से आ रहा हो। मान के चलिए हम काला है तो कोई जरूरी नहीं कि वो भी काला हो। मेनली चीज जो आती है वो मानव वाली गुण आती है, वो डायनासोर नहीं होगा। तो एक जैसी जाति से उसी जाति के बच्चे का जन्म होता है, इसी को कहते हैं हम लोग जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पेड़ पौधों में भी होता है। मटर के पेड़ पर कभी आम का पौधा नहीं लगता है, ये जेनेटिक्स उसमें भी होता है। कोई मटर लंबा होगा, कोई छोटा हो जाएगा, कोई मटर का दाना स्वस्थ होगा, कोई नहीं होगा, ये अलग मैटर है। लेकिन मटर के पौधे पर कभी इमली या आम नहीं फल सकता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग भैया? जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक्स के पिताजी किसे माना जाता है? मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर इसकी खोज किया था। देखिए, ये जेनेटिक्स दो तरह से पढ़ा जाता है। एक वो लड़के पढ़ते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी? नीट की तैयारी। भाई साहब, नीट की तैयारी वाले इसको 3 दिन में पढ़ते हैं, बहुत लंबा, तीन, सपोज कीजिए 1 वीक लगता है इनको पढ़ने में। लिंकेज थ्योरी, ये वो दुनिया भर का इनका इवोल्यूशन से लेके उनका, आप क्योंकि उन्हें डॉक्टर बनना है। आप किस चीज के हैं? रेलवे वाले। आप लोग का 1 दिन में हो जाएगा। आप होशियार हैं, बेवकूफ थोड़ी हैं, आपको ही पता है आपको डॉक्टर तो बनना नहीं है। देखिए, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, लेकिन पूछेगा कौन से पी का चयन किया था, कौन से मटर का, कौन से पौधे का किया था? तो गार्डन मटर, जो गार्डन पी था, यानी जो बागानी मटर था, उसके पौधे का इन्होंने क्या किया था? होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कह रहे हैं कि सर बॉटनी और बॉटनी का पीडीएफ नहीं शो कर रहा है। आप फिजिक्स के प्रीवियस क्लास में देख लीजिए, या फिर केमिस्ट्री के पीडीएफ क्लास प्रीवियस क्लास में देख लीजिए, या फिर आप बायोलॉजी के देख लीजिए। किसी न किसी एक सब्जेक्ट के प्रीवियस क्लास में नोट्स में होगा। और केमिस्ट्री के प्रीवियस क्लास के नोट्स में जाके देखेंगे तो वहां पे भी आपका क्या चीज है भैया? वहां दिया हुआ है। ठीक है, आप खोज लीजिए ना, रेलवे वाले ही बैच में होगा। और जो भी ये रहते हैं आपके नोट्स, वो प्रीवियस क्लास में रहते हैं। 3 प्रीवियस क्लास है आपका। फिजिक्स का प्रीवियस होगा, बायोलॉजी का होगा, या तो फिर केमिस्ट्री का होगा, उसी में खोज लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, इन्होंने मटर के पौधे का ही प्रयोग क्यों किया था? क्योंकि मटर के पौधे का जीवन काल लंबा नहीं होता है, 3 से 4 महीने के मटर का पौधा हो जाता है। इसलिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को देखने के लिए आपको केवल 3 महीने का इंतजार करना है, आप दूसरी पीढ़ी को देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी मानव पर रिसर्च करता तो मानव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देखने में कम से कम आपको 15 से 20 साल लग जाएंगे। मान के चलिए कोई बच्चा है, अभी ये थोड़ी ना संतान उत्पन्न कर सकता है, अब उसे संतान उत्पन्न करने के लिए कम से कम 15-16 साल का होना पड़ेगा। तो 15-16 साल का होंगे, या फिर उसमें क्या रिसर्च होगा, अगली पीढ़ी में क्या हो सकता है? 2 पीढ़ी देखते देखते मेंडल बुढ़ा के मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को लिया। दूसरा कारण था, मटर के पौधे की कई वेराइटीज मौजूद थी, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को लिया था, इजीली अवेलेबल थी। इन्होंने कई सिद्धांत को दिया था, जिसमें डोमिनेंस थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस है। डोमिनेंस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था कि अगर एक कोई जीन ऐसा है, जेनेटिक्स जो है वो अगर ज़्यादा पावरफुल है तो वो दूसरे वाले को दबा देता है। जैसे समझिए, हमारे शरीर में कोशिका है, हमारे शरीर में क्या है? कोशिका। आगे समझते, छोड़िए इसको, कोशिका वाले को छोड़िए पहले, क्योंकि पहले ये वाला थ्योरी समझा देते हैं, डोमिनेंस थ्योरी, उसके बाद आप समझेंगे। उन्होंने क्या लिया था? एक लंबा पौधा लिया। क्या लिया? लंबा पौधा। और इसमें जो जीन था वो कैपिटल टी से दर्शाया। आपको पता है गुणसूत्र हमेशा कैसे रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। गुणसूत्र हमेशा कैसे रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा पौधा लिया जो बौना था। कैसा था? बौना था, बौना। और इसको उन्होंने स्मॉल टी से दिखा दिया। किस टी से? स्मॉल टी से दिखाया था। बौने पौधे को किससे दिखाया गया? स्मॉल टी से। और इन दोनों में क्रॉस कराया गया। हम आपको इस चीज के बारे में पढ़ाए थे, कब? याद कीजिए, जब हम आपको ये अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा रहे थे। अर्धसूत्री विभाजन के समय हम आपको ये सारी चीजों के बारे में बताए थे कि माता और पिता का टोटल गुण नहीं आता है, केवल कितना आता है भाई बताइए? तो अर्धसूत्री विभाजन में कितने आते हैं? टोटल आते हैं कि केवल आधा आता है? भाई टोटल कैसे आ सकता है? आधा ही ना आएगा।
टोटल तो आएगा नहीं, आधा ही आएगा। आधा गुण कन्वर्ट किए जाते हैं जेनेटिक्स थ्योरी के हिसाब से। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनमें क्रॉसिंग कराइएगा, यहां ध्यान दीजिए, तो इसमें से कितना आएगा, 1 टी आएगा इसमें से, और इसमें से क्या आएगा, 1 टी आएगा, 1 टी इसमें से आएगा। तो ये क्या हो गया भैया, संकरण हो गया, क्रॉस हो गया। कैसा हो गया, संकरण, संकरण, संकरण हो गया। कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया यहाँ पर। इन्होंने क्या कहा कि भैया देखिए इसकी संभावनाएं कितनी बनती हैं। इस संभावना को निकालने के लिए देखिए ध्यान से मेरी ओर समझिए, उन्होंने एक लंबा मटर का पौधा लिया और एक बौना मटर का पौधा लिया था। इसमें उन्होंने कहा कि कैपिटल टी इनका क्रोमोजोम मान लेते हैं, स्मॉल टी इनका मान लेते हैं, ये जोड़े में ही रहते हैं, जीन संलग्नता जोड़े में रहते हैं। यहां तक में किसी को दिक्कत, हाँ मानव में 23 जोड़ा होता है, मानव में क्या होता है, 23 जोड़ा होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, मानव में ये 23 जोड़े होते हैं सब। आगे बढ़ जाए, हेलो क्लास ले रहे हैं बाबा, ठीक ठीक। देखिए इन्होंने कहा कि देखो भैया बॉक्स बनाइए, आप क्या बनाइए, एक बॉक्स बनाइए। कितने टी हैं, 2 ठो हैं, इसलिए ऊपर से भी 2 कॉलम, इधर से भी 2 कॉलम। एक क्या है आपका, स्मॉल टी है, और एक क्या है, कैपिटल टी। एक कैपिटल टी है, दूसरा क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। इधर भी आप लिखिए, एक कैपिटल टी है और एक क्या है, स्मॉल टी है। कैपिटल टी किसको दर्शा रहा है, कैपिटल टी किसको दर्शा रहा है, कैपिटल टी दर्शा रहा है लंबे पौधे को, और स्मॉल टी किसे दर्शा रहा है, छोटे पौधे को। नहीं समझे, दोबारा समझेंगे। इन्होंने इसमें क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं उसको इन्होंने दर्शाने के लिए एक बॉक्स बनाया। चूंकि ये मेंडल जो थे ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इसलिए इनका मैथ भी बहुत अच्छा था, मैथ भी क्या था, बहुत अच्छा था। कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी, यहां भी लेंगे एक ठो कैपिटल टी और यहां लेंगे एक ठो स्मॉल टी। अब क्रॉस कैसे हो सकता है भाई, ये आपस में क्रॉस कर सकते हैं, ये आपस में क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, दोनों टी हो जाए। या फिर ऐसे ही जैसे ये क्रॉस कर सकते हैं, ये वाला गुण क्रॉस कर सकता है, तो एक कैपिटल टी होगा और एक क्या हो सकता है, स्मॉल टी हो सकते हैं। यहां में बताएंगे, यहां में कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां बताइए तो क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, सब स्मॉल टी हो जाएंगे सब। उन्होंने कहा कि जब हम एक लंबा पौधा और एक बौने पौधे को क्रॉस कराएंगे तो उससे जो नई पीढ़ी बनेगी उनमें 4 संभावना होगी। या तो उसमें पूरा लंबा हो जाएगा, देखिए ये क्या है, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, यानी उसके अंदर बौना वाला गुण ही ना आए, बौना वाला गुण आए ही ना, कंप्लीट लंबा हो जाए, शुद्ध लंबा हो जाए। या फिर एक ऐसी संभावना हो सकती है कि अशुद्ध लंबा होगा। उन्होंने डोमिनेंस थ्योरी दिया कि जब एक लंबा और एक नाटा रहेगा तो लंबा वाला इसके ऊपर डोमिनेंस यानी प्रभावी हो जाएगी, जिसे प्रभाविकता का सिद्धांत कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये लंबा होगा, लेकिन कैसा होगा, अशुद्ध लंबा होगा। कैसा होगा, अशुद्ध लंबा होगा। और ये भी कैसा है भैया, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। और ये वाला कैसा है भाई, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई साहब देखिए यही क्वालिटी आपको, यही संभावना देखने को मिलेगी। या तो वो पूरी तरह से लंबा हो जाएगा, ये अपना पूरा डोमिनेंस, पूरा प्रभाव उस पर थोप देगा, उसके गुण को आने ही नहीं देगा, इसे कहा गया प्रभाविकता का सिद्धांत। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये छोटका अपना प्रभाव इस पे थोप सकता है, पूरी तरह से बौना हो सकता है। लेकिन ज्यादा संभावना ये देखा जाता है कि मीडियम में रहेगा, अशुद्ध लंबा होगा। क्या होगा, अशुद्ध लंबा होगा। इस सिद्धांत से उन्होंने 2 थ्योरी दिया था, जिसे कहते हैं, एक को कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकली देखने में एक जैसा।
फिजिकली देखने में एक जैसा, उसे हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप। फिजिकली देखने में एक जैसा उसे क्या कहेंगे? फिनोटाइप। फिजिकली देखने में एक जैसा रहेगा तो उसे क्या कहते हैं भैया? फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है। जो फिजिकली देखने में कैसा रहता है? एक जैसा दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप। अब दिखने में एक जैसा कौन सा है? ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, अंतर बस ये है थोड़ा सा ज्यादा लंबा है। अब जैसे मेरे पास अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए, उसकी हाइट मेरे कान बराबर रहेगी, तो आप उसको थोड़े ना कह देंगे कि मेरे आगे वो बौना है। अरे भाई लगभग में तो बराबर है ना। तो ये बहुत ज्यादा, ये प्योर लंबा है और ये सब अनप्योर लंबा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 3 ठो जो है सब वो लंबे हैं सब। 3 ठो क्या है? सब लंबा, 1 2 3, और 1 ठो क्या है? बौना है। 1 ठो क्या है? बौना है। तो फिजिकली इसका रेशियो आता है 3:1। लेकिन मेंडल ने कहा कि भैया देखिए ये फिजिकली है, लेकिन अगर इनकी जीन की संरचना को देखेंगे, जिसे हम कहते हैं जीनोटाइप, जीन की संरचना को देखेंगे, तो जेनेटिक्स के हिसाब से तो भैया जो अलग है वो अलग है। जेनेटिक्स के हिसाब से ये कितने टाइप के हैं? जेनेटिक्स के हिसाब से देखिए, इसमें दोनों में कैपिटल टी जीन है, और कहीं पे भी दोनों कैपिटल टी एक साथ है? नहीं है। इसलिए कहा गया कि भैया एक ठो जीन अलग कैटेगरी का है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो जीन है और ये वाला जीन है एक जैसा है, क्योंकि दोनों अशुद्ध लंबा है। दोनों कैसा है? अशुद्ध लंबा है। तो हम ये कह सकते हैं इन 4 पेयर में 2 ऐसा है जो क्या है? अशुद्ध लंबा है सब। जबकि अगर आप इनको देखिएगा, इनको देखेंगे तो शुद्ध क्या है? बौना है। तो इनका जीन क्या है? अलग है। इनका जीन अलग आ जाता है। किसी को कोई दिक्कत? नीतीश कुमार सर, बीपीएससी में बहुत क्वेश्चन आपके पढ़ाया हुआ आया था। भाई साहब देखो, बीपीएससी में आपको तो, हम रेलवे वाले हैं, आपको तो बस साइंस से पढ़ाए हैं। साइंस में आपका 85% क्वेश्चन आपका बीपीएससी से नहीं छूट सकता है, और 100% तो भाई साहब दुनिया का कोई एग्जाम में बैठ जाइएगा आप ला ही नहीं सकते। अगर आपको ये लगता है कि नहीं आप पढ़ लीजिएगा, आप 100% सॉल्व कर लीजिएगा, तो भाई साहब आप लोल हैं। और अगर कोई टीचर ये कहता है कि हम पढ़ाएंगे 100% आ जाएगा, तो फिर आप भी समझ जाइए कि वो क्या पढ़ाएंगे। लेकिन इतना गारंटी कहते हैं कि आप महज 499 रुपये जो पैसा दिए हैं ना, इस 499 रुपये में आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बैठिए, आपसे साइंस के क्वेश्चन 85% से ज्यादा बन जाएंगे। आपसे नहीं छूटने वाला स्टेट पीसीएस का एग्जाम। कुछ थोड़ा सा हो जाते हैं टिपिकली, वो इसलिए गलती होंगे क्योंकि आपके ऊपर एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम का प्रेशर रहता है। वही क्वेश्चन वह घरे ले आके देंगे तो बना देंगे आप। तो आप कहीं पे भी पढ़ेंगे साइंस आपसे नहीं छूटेगा। हाँ, आर्ट्स जब पॉलिटी के स्टूडेंट जो है सब, उनसे पॉलिटी का एगो क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। जहां तक पढ़ा दिए हैं वहां तक में लगभग 80% पॉलिटी पढ़ा दिए। एक क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वहां से नहीं छूटेगा। तो आपको हम बताते हैं ना कि आप किसी भी स्टेट के हैं, अगर आपको स्टेट पीसीएस निकालना है ना, तो आपको महज से महज 499 में साइंस पढ़ लिए और उधर 200 में पढ़ लेंगे, 1000 रुपया में आपका निकल जाएगा। वही दिल्ली जाके पढ़ना है तो 1.5 लाख रुपया दे दीजिए। तो आप 1.5 लाख दीजिए, शायद 1000 दे दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। प्रीवियस क्वेश्चन नेट पे अवेलेबल होगा, आप मिला लीजिएगा। हमारे कहने, हमको वो आदतें नहीं है कि हम आपसे कहें कि हमारा देखो हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। कह रहे सर बिहार फॉरेस्ट में पॉलिटी का क्वेश्चन मिला था। भाई साहब 110% मिलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। हम आपसे पैसे लिए हैं, आपको जिम्मेदारी से पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए। ये समझ में आ गया? ये ससुरा नहीं पूछेगा। आपको लगता है कि ये पूछेगा एग्जाम में? ये बोर्ड के एग्जाम में पूछता है नहीं पूछता है। ये जो पता है नहीं पूछता है। डोमिनेंस थ्योरी नहीं पूछता है, इसलिए इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी। फिजिकली दिखने में जो एक जैसा लगता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। जेनेटिक्स जिनका एक जैसा रहता है उन्हें जीनोटाइप कहते हैं। अब ये तो एक क्रॉस कराया गया था, मेंडलवान और चार को क्रॉस करा दिया था। क्या करा दिया था? 4 ठो। तो वो नहीं पूछता है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। जो पूछता है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर पूछेगा क्या, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये मटेरियल में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इस चीज को आप कलम से भी लिख लेंगे। यही पूछेगा, इतने से आपसे ध्यान से। मेंडल को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल,
फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या क्या दिया था भैया, इन्होंने किस मटर के पौधे पे खोज किया था, तो वो मटर का पौधा था, लेकिन वैरायटी पूछेगा तो गार्डन पी था। गार्डन पी मतलब बागानी, बागानी मटर, जो अब जो अगल बगल में बागान में लगा दिया जाता है वो। कितनी वैरायटी लिया था, तो ध्यान से देखिएगा, 7 अलग अलग वैरायटी की 2 कैटेगरी, जैसे 7 वैरायटी था, उसमें से हर वैरायटी का 2 पौधा लिया था। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं, पगला गए। जैसे जब उसने लंबाई की तुलना किया, जब उसने लंबाई को दिया तो लंबाई में भी 2 कंडीशन, एगो लंबा एगो बौना। जब उसने कलर दिया तो उसमें भी 2 कलर, पीला हरा। जब उसने साइज दिया तो लंबा चपटा। तो इस तरह से उसने 7 अलग अलग क्वालिटी का सिलेक्शन किया, 7 अलग अलग क्वालिटी का सिलेक्शन किया, और उस 7 क्वालिटी में जो हाई लेवल था उसको लिया और लो लेवल का उसको लिया। जैसे एक क्वालिटी होती है लंबाई, तो उसमें एक ठो लिया लंबा, एगो लिया बौना, तो 7 दूनी 14। उसने टोटल कितने चीजों को कंसीडर किया था, 14 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे अध्ययन करके उसने क्या दिया था भैया, अपना सिद्धांत दिया था। किसने, जेनेट मेंडल ने। मरने के बाद इसको पुरस्कार मिला था, जीते जी इसकी कोई कदर नहीं थी। गैमेट शुद्धता का सिद्धांत किसने दिया था, मेंडल ने। आपको बताए थे गैमेट किसे कहते हैं, मेल में स्पर्म जो होता है वो गैमेट होता है, और फीमेल में ओवम जो होता है वो गैमेट होता है। इन दोनों में अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं, दोनों को अलग अलग शुद्धता है। गैमेट शुद्धता का सिद्धांत किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। लेकिन जो अभी जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं, आधुनिक जेनेटिक्स का सिद्धांत किसने किया था, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन, यहां से याद रखिए, जेनेटिक्स के पिताजी बाप मेंडल को। बागानी पौधों पे खेती किया था, मटर पर। कितने कैटेगरी लिया था, 14। गैमेट शुद्धता का सिद्धांत मेंडल, गैमेट शुद्धता मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकता टीएच मॉर्गन, एकदम फटाफट याद रखेंगे, आधुनिक अनुवांशिकता टीएच मॉर्गन। आधुनिक अनुवांशिकता क्या को क्या कहता है भैया, आधुनिक अनुवांशिकता का जनक, आधुनिक अनुवांशिकता का जनक टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। लेकिन कृत्रिम जीन संश्लेषण, यानी प्रयोगशाला में आर्टिफिशियली रूप से जीन का संश्लेषण कर देना, इसका काम किसने किया था, हरिगोविंद खुराना ने किया था। हरिगोविंद खुराना ने किया था, समझा गया। तो जीएम फसल का खोज किया इन्होंने। क्या किया, जीएम फसल, जीएम फसल। जीएम फसल, ये क्वेश्चन पूछेगा जीएम, यूपीएससी में ससुरा पूछा था 2014 में। उस समय सरकार ने 2014 में इसलिए पूछा था कि वो बॉटनी का भी क्वेश्चन था ससुरा, और करंट का भी फसल था। उसी समय बीटी बैगन पे बैन लगाया गया था। बीटी बैगन था ना एक तो, इसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई, जेनेटिकली मॉडिफाई। जैसे लाल रंग का मूली इतना लंबा करेली हो गया है, इतना लंबा करेली हो गया है। कैसे, तो देखिए, करेली को लिया गया, लेकिन प्रयोगशाला में करेली के अंदर का जो जीन था उसमें देखा गया, जैसे हमारे में 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो उसी में देखा गया कौन सा ऐसा क्रोमोजोम है जो इसकी लंबाई को घटा रहा है, उसको निकाल दिया गया और इसको साइड में रखा गया। और प्रयोगशाला में लौकी देखा गया, इतना बड़का लौकी, लौकी को क्या कहते हैं, कदुआ, हाँ कदुआ या लौकी, उसके जीन को देखा गया, इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो लंबाई को बढ़ा रहा है, उसका निकाल के करेलिया में घोप दिया। ससुर हेत्ते हेत्ते करेली होने लगा। आजकल करेली देख रहे हैं, एकदम लंबा लंबा हो रहा है, बहुत भयानक भयानक क्या हो रहा है, करेली हो रहा है सब। तो ये इसी को कहते हैं जेनेटिकली, यानी उसकी आनुवांशिकता को मॉडिफाई कर देना और बेहतरीन बना देना। तो जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया जाता है। आजकल पौधे भी आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई, धान आता है जेनेटिकली मॉडिफाई। खेत में बोएंगे तो होगा, खाइए चावल, लेकिन उसको सोचिएगा दोबारा बो दे तो नहीं होता है। कुछ ऐसे भी गेहूं और चावल होते हैं जो दोबारा बोइएगा तो नहीं निकलते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे धान और चावल को, गेहूं को जानते हैं, जो आप फसल बोइएगा तो उसमें से धान निकलेगा, लेकिन उस धान को दोबारा बोइएगा तो नहीं निकलेगा। जानते हैं या नहीं जानते, नहीं जानते तो खेती नहीं करता है तुम लोग। हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड नस्ल होते हैं सर। सीबीएसई बोर्ड वाली मुर्गियां देखे हैं सफेद की,
जो सफेद रंग की मुर्गी होती है सीबीएसई वाली, वो ससुरी अंडा देती है, लेकिन वो अंडवा में से बच्चा नहीं निकलता है। वो अंडा देगी लेकिन वो अंडा में से बच्चा नहीं निकलता है, जो व्हाइट व्हाइट अंडा जिसको खाते हैं लोग। तो उसको आप खाइए चाहे मत खाइए, पाप नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाएंगे तो वैसे भी उसमें से बच्चा नहीं निकल पाएगा। नहीं खाएंगे तो भी उसमें से बच्चा नहीं निकल पाएगा। तो जेनेटिकली क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है सब। तो ये तो भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में जीन का पृथक्करीकरण यानी जीन को अलग करना या जीन का निर्माण करना या जीन संश्लेषण का काम हरगोविंद खुराना, इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई का किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जीएम का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाई, उसको बेहतरीन कर देना जेनेटिक्स के हिसाब से। आगे समझिए मेरी, सारे लोग जेनेटिक्स जेनेटिक्स भांज रहे थे, लेकिन जेनेटिक्स शब्द कोई नहीं जान रहे थे। सब इसे हेरिडिटी कह रहे थे, कोई इसे कह रहा था खानदानी गुण, कोई कह रहा था वसीयत है, कोई कह रहा है कि ये हमारी वरासत में परंपरा में मिली है। तब आया था वाटसन, कहा कि चुप ससुरा, वरासत में मिली है, चुप। इसको कहते हैं जेनेटिक्स, अनुवांशिकता। इसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता। तो जेनेटिक्स या अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? तो वाटसन ने। जेनेटिक्स शब्द वाटसन ने, जबकि जीन शब्द जोहानसन। जीन कहेगा तो जोहानसन, जीन जोहानसन, याद करना तो बड़ी इजी है। जीन जोहानसन, जीन जोहानसन। और जेनेटिक्स वाटसन, जेनेटिक्स वाटसन, जेनेटिक्स वाटसन। हार्मोन शब्द किसने दिया था? तो बैलिस स्टार्लिंग। हार्मोन शब्द बैलिस स्टार्लिंग, हार्मोन शब्द बैलिस स्टार्लिंग। एक जीन एक एंजाइम, यानी हर जीन का एंजाइम अलग अलग होता है, एक जीन दूसरे जीन से मैच नहीं करता है। तो एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल एवं टैटम ने दिया। बीडल एवं टैटम, बीडल एवं टैटम ने दिया। इसको लिख लीजिएगा आप, ये मटेरियल में नहीं लिखा होगा, इसको लिख लीजिएगा, काम करेगा आपका। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। ये समझ में आ गया जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आधुनिक आनुवंशिकता के पिता। एक जीन एक एंजाइम बीडल ने दिया, बीडल एवं टैटम, बीडल एवं टैटम। हार्मोन शब्द किसने दिया था? बैलिस एवं स्टर्लिन, हार्मोन शब्द बैलिस एवं स्टर्लिन। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन। जेनेटिक्स वाटसन, जेनेटिक्स वाटसन, जेनेटिक्स वाटसन, जेनेटिक्स वाटसन। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे तो बढ़ ही जाएंगे। क्वेश्चन बताइए, मेंडल ने टोटल कितनी प्रजातियों पर, मतलब कितनी वेराइटीज पर अध्ययन किया था? ओवरऑल टोटल कितनी वेराइटीज लिया था? अलग अलग 7 वेराइटीज के कुल 14 श्रेणियों में बटाया था। ठीक है, 14 टोटल, ओवरऑल में कितना हो गए थे? 14। 72 कौन बोलता है रे पगला? टोटल टोटल जो था 14। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया? कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया? कृत्रिम जीन का निर्माण हरगोविंद खुराना ने किया था। आधुनिक आनुवंशिकता का जनक, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक टी.एच. मॉर्गन। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? वाटसन। जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन। जीन शब्द जोहानसन। एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम,
एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम। बीडल एवं टैटम, बीडल एवं टैटम, बीडल एवं टैटम। हार्मोन शब्द, हार्मोन शब्द, हार्मोन शब्द। प्लांट हार्मोन पढ़ा दिए जी, प्लांट हार्मोन का वीडियो होगा आपके में। हार्मोन शब्द, मार्फोलॉजी तो आपको बोले थे ना, आपको यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए ठीक है, बेलिसन स्टार्लिंग। अब हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन यानी जीव विकास। इवोल्यूशन, जीव विकास, जीव विकास। जीव के विकास में ससुरा बहुते लोगों का सिद्धांत आया था। इसमें दो चार गो सिद्धांत बड़ी फेमस था लैमार्क का। लैमार्क, लैमार्क का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा फेमस थे। लैमार्क ने एक तो किताब लिखा था फिलोसफिक जूलॉजिका। किताब का नाम क्या था? फिलोसफिक जूलॉजिका, फिलोसोफिक, फिलोसोफिक जूलॉजिका, फिलोसफिक जूलॉजिका। इन्होंने इस सिद्धांत को दिया फिलोसफिक जूलॉजिका को, और इन्होंने कहा था कि देखिए हम लोग कुछ कुछ अंग जो होते हैं उपार्जित कर लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं। हम लोग कुछ कुछ अंगों को क्या करते हैं, उपार्जित अंग का सिद्धांत दिया था। रिसिप्ट, उपार्जित यानी रिसिप्ट अंग का सिद्धांत। उपार्जित अंग, उपार्जित अंग का सिद्धांत दिया, जो पूरी तरह से क्या हो गया, गलत हो गया। इन्होंने क्या कहा था उपार्जित अंग में कि जिराफ का सिद्ध, जिराफ, जिराफ मतलब इन्होंने बताया कि देखिए जिराफ की गर्दन पहले बकरी की तरह थी, धीरे धीरे जिराफ की गर्दन बकरी से लंबी क्यों होने लगी, क्योंकि नीचे पेड़ पौधे खत्म होने लगे। उसको क्या करने लगा, अब टहनियों को ऐसे ऐसे नोच नोच के खाने लगा, टहनियों को इसे नोच नोच के खाने लगा, तो थोड़ा गर्दन पे जोर पड़ा। तो इससे जो बच्चा पैदा हुआ ना, उसका गर्दन थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर बड़ा पैदा हुआ। उसका बच्चा में आया तो वो भी गर्दन उठाता था, थोड़ा सा और लंबा हुआ, और लंबा हुआ, यानी एक सेंटीमीटर करके मतलब 300-400 साल में उसका गर्दन बहुत लंबा हो गया। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 500 साल या 1000 साल में उसका गर्दन बहुत लंबा हो गया। तो इन्होंने सिद्धांत दिया था उपार्जित अंग का। कहा कि जिस अंग का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं, जिस अंग का प्रयोग ज्यादा करते हैं, वो अगली पीढ़ी में वो अंग थोड़ा सा विकसित होकर आता है, और जिस अंग का प्रयोग हम नहीं करते वो धीरे 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 घटते जाता है। इसने तो जिराफ का सिद्धांत दिया कि ज्यादा गर्दन का प्रयोग करता था इसलिए लंबा हो गया। और उसने कहा कि जो सांप थे, पहले सांपों के भी पैर होते थे। किसने बोला था? लैमार्क ने बोला था। और कहा था कि सांप जब झाड़ियों में घुसता था तो उसके पैर जो थे वो फंस जाते थे झाड़ियों में, इसलिए वो पैरों का प्रयोग करना छोड़ दिया। धीरे धीरे सांप का पैर खत्म हो गया। लैमार्क को लोगों ने वैज्ञानिक मान लिया। लैमार्क को लोगों ने क्या मान लिया? वैज्ञानिक मान दिया। ठीक है भाई, पादप हार्मोन का वीडियो डाल देंगे, ठीक है? ये वीडियो जैसे खत्म होगा डाल देंगे। तो ये इस सिद्धांत को नकार दिया गया। कैसे नकार दिया गया? तो 2 तरह से। विजमैन ने क्या कहा, विजमैन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि देख लैमार्कवा, देख तू कह रहा है कि जिस चीज का प्रयोग हम नहीं करते हैं वो अगली पीढ़ी में घटते जाता है, घटते जाता है। जैसे सांप का पैर तुमने कहा कि घटते गया, पैरे गायब हो गया। तो विजमैन ने एक तो चूहा लिया, चूहा समझते हैं, मूस, माउस, मूस। चूहा को क्या किया, उसका पोछिया हचाक से काट दिया और उसको एगो पिंजड़ा में रखा, और उससे उसका जो बच्चा पैदा हुआ उसका भी पोछिया काट दिया,
और फिर उसका जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका भी पूंछ काट दिया, उसका बच्चा हुआ तो उसका भी पूंछ काट दिया। ससुरा ऐसे करते करते 21 खानदान का पूंछ काट दिया। सोचिए यार, 20-21 खानदान का पूंछ काट दिया। और उसके बाद लैमार्कवा को कहा, गिरे चोट्टा कहीं का, तू बोला था कि जिसका प्रयोग नहीं करते हैं वो अगली पीढ़ी में आता ही नहीं है। इसके 21 खानदान के लोगों को पता ही नहीं है कि पूंछ क्या होता है। इनका पैदा होते हम पूंछिए काट दे रहे थे, तनियो सा फेंकता था तो काट देते थे। पूंछ इन्होंने 20 से 21 खानदान तक में इन्होंने पूंछ नहीं देखा है। तो अगली पीढ़ी में पूंछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने कहा था कि सांप अपने पैरों का प्रयोग कम करते गया, धीरे धीरे गायब हो गया। देख उसका अगला पीढ़ी में हत्या बड़का पूंछ निकला है। इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? पीडीएफ के लिए हम आपको देख देंगे। अब भारतीय लोगों ने भी लैमार्क के सिद्धांत को नकार दिया। भारतीय लोगों ने पकड़ लिया जिराफ को। इसने ससुरा जिराफ और सांप का एग्जाम्पल दिया था ना, सांप वाला तो गलत हो ही गया, जिराफ वाला भारत वालों ने गलत कर दिया। भारत वालों ने कहा कि देख लैमार्क, तुमने कहा है कि जिसका प्रयोग ज्यादा करेंगे वो अगली पीढ़ी में क्या हो जाएगा, लंबा, मतलब और विकसित होकर आएगा। अगली पीढ़ी में क्या होगा, और विकसित होकर आएगा। तो एक बात बताओ, आज से 2000 या 2500 साल पहले से लगभग ईसा मसीह को जन्म लिए 2020 साल हो गया, अभी क्रिसमस मनाए। लेकिन उससे पहले भी अशोक थे, सम्राट हर्षवर्धन, मतलब ये बहुत पुराना था सब, कनिष्क थे, सब बहुत पहले के हैं सभी सब। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ये सब बहुत पुराने हैं। तो लगभग भारत की जो सिंधु सभ्यता है आज से वो 5000 साल पुरानी है, आज से। तो हम छोड़िए, उससे बात नहीं करते हैं। हजारों सदियों साल से भारत की महिलाएं कान छेदाती हैं, नाक छेदाती हैं। लड़की होगी नाक छेदा, कान छेदा लो, धाए दे कान छेदवा लेंगी सर, और उसमें नीम का सीख कोच देती है सर, फिर धागा भरेगी सर, फिर कुछ भरेगी सर, कान छेदाएगा ना तो मिठाई खिलाती है सर। देखिए छेदा गया। समझ में आ गया कि नहीं? घर वालों को कौन चीज आता है, छेदवा के भेज देगा, जिससे सब ब्याह होगा उसको ना पहनाना है उसमें। समझ में आ गया कि नहीं? तो भारतीयों का कहना था कि देख, जो लड़की जिसका कान छेदाया है ना, इसकी मम्मी का भी कान छेदाया, उसकी मम्मी का भी छेदाया, उसकी मम्मी का भी कान छेदाया। तुम खोजते खोजते चल जाएगा हजारों सदियों साल पहले, तो भारत की हर महिला का कान छेदाया। तो तुम्हारे हिसाब से कान छेदाइले पैदा होना चाहिए। आप में से ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनका कनवा छेदाइले पैदा हुई थी? आप में कोई है तो कमेंट करके बताइए, चैट करिए, बताइए आप में से ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनका कान छेदाइले था? कोई है ऐसी लड़की जिसका छेदाया हुआ कान था? घर है मोनी भारती का, वो लड़का है रे, नाम रख ले मोनी। एगो करिए लड़की, हाँ सर मेरा, अरे बकलो लिया हाई हाई, जो ने कनवा में से तोरा सुनाई देता आवाज, वो भोंका को हम नहीं कर रहे, जो ने में तू झुमका लटकैले रहती है उसका बात कर रहे हैं। करिए हाँ सर, कनवा में छेद नहीं है तो सुनाएगा कैसे? जितना दिमाग है बस उतने लगाती हैं सब। तो भाई लैमार्क के सिद्धांत को काट दिया गया। लैमार्क के सिद्धांत को क्या कर दिया गया? काट दिया गया। लैमार्क के सिद्धांत को काट दिया गया। अब आए थे डार्विन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक किताब लिखी थी। चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति नेचर के हिसाब से अपने आप को सेलेक्ट करता है। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दे दिया। किन्होंने क्या दिया? नेचुरल सिलेक्शन, या इन्होंने कहा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब कहा कि हर व्यक्ति का शरीर वहां के नेचर के सेलेक्ट करने के लिए उसे एडेप्ट कर लेता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। कहा कि देखिए हमारा शरीर जो है, हमारे वंशानुगत व्यक्ति का शरीर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे रहते हैं।
वो उस नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करता है ताकि वो इस नेचर में सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। और अगर वो नेचर के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पाया ना तो उसकी पीढ़ियां खत्म हो जाती है। जैसे डायनासोर अपने आप को प्रकृति के हिसाब से नहीं ढाल पाया, खत्म हो गया। नेचर के हिसाब से जैसे जो भी जानवर बर्फीले एरिया में होते हैं उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल हो जाते हैं सब, इसलिए बर्फ के देखिए पोलर बियर को देखे गई है, वो गोरे हो जाते हैं, उनकी पतली चमड़ी हो जाती है। जो पहाड़ी एरिया के होते हैं उनकी लंबाई कम हो जाती है, क्योंकि लंबा आदमी पहाड़ पर चलेगा तो धाए गिर जाएगा, लंबाई कम हो जाती है, आंखें इसी चपटी हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हर इंसान नेचर के हिसाब से सेलेक्ट होता है। जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है तो गोरा चमड़ा गर्मी नहीं बर्दाश्त करेगा तो चमड़ा काला हो जाता है। तो ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि हमारा पूरा बॉडी नेचर के हिसाब से सेलेक्ट हो जाता है। तो जिराफ जो था उसे उसका जो बॉडी है वो इस हिसाब से सेलेक्ट हो गया कि उसे ऊंचे पेड़ को ही खाने में अच्छा लगता था, इसलिए वो नेचर के हिसाब से सेलेक्ट होता है कोई भी चीज, न कि प्रयोग के हिसाब से। मान के चलिए हमें प्रयोग के हिसाब से, देखिए प्रयोग के हिसाब से हम तकिया लगा के सोते हैं। हमारे हिंदुस्तान में 99% लोग तकिया लगा के सोते हैं। कैसे लगा के सोते हैं? तकिया लगा के। कितना बेहतरीन होता कि अगर हमारी नस्ल में ये वाला खोपड़िया थोड़ा सा और मोटा हो जाता, इतना 1 किलो मांस पीछे एक्स्ट्रा रहता तो तकिया लगाने की जरूरत ही नहीं थी। पीठ में तकिया लगाने की जरूरत पड़ती है नहीं। अगर यहाँ 1 किलो मांस भगवान ऐसे एक्स्ट्रा दे देता यहाँ पे तो तकिया लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बावजूद हम लोग सदियों से तकिया लगाते आ रहे हैं। तो तकिया हम भले प्रयोग कर रहे हैं लगाने के लिए, लेकिन नेचर के हिसाब से ये सूटेबल नहीं है। तो डार्विन ने कहा था कि हम क्या प्रयोग करते हैं क्या नहीं प्रयोग करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे शरीर में वैसे ही अंग आएंगे जो हमें इस नेचर में सरवाइव करने के लिए जिंदा रख सके। हमारा शरीर काला ही नहीं होगा अगर हमारे यहाँ गर्मी ना पड़ेगी। तो श्रीलंका के लोग वैसे ही काले हो जाते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? देखते हैं एक से एक खतरनाक श्रीलंका का क्या मिलेगा, प्लेयर मिलते हैं सब। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने दे दिया सिद्धांत इसका। इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था चिड़ियों के बारे में, डार्विन फिंच का संबंध किससे है? चिड़ियों से है, चिड़ियों की भाषा से। डार्विन फिंच का संबंध किससे? चिड़ियों की भाषा से। इनका भी सिद्धांत एक्सेप्ट हो गया, सही है, लेकिन ये अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाए। ये उतनी बेहतरीन ढंग से समझा नहीं पाए जितने बेहतरीन ढंग से लोग सोच रहे थे। लेकिन फिर भी लोगों ने इनकी बातों को मान लिया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और नेचुरल सिलेक्शन को बात मान लिया। अब आए थे ह्यूगो डी ब्रिज। तीसरे नंबर आए ह्यूगो डी ब्रिज जो थे, इन्होंने क्या बोला? ह्यूगो डी ब्रिज ने कहा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तन अभी सबसे ज्यादा वैल्यू यही है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, दुनिया में कोई भी चीज जो होती है वो मान के चलिए कोई एक नस्ल है, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग में हमेशा उत्परिवर्तन होते रहता है, इवोल्यूशन होते रहता है। आप पहले के जमाने के लोगों को देखिएगा, ये कान बड़े लंबे होते थे। कान क्या होते थे? बहुत ही लंबे होते थे। और आदमी की लंबाई बहुत ज्यादा होती थी। आदमी की हाइट कैसी होती थी? बहुत ज्यादा होती थी। 12-12 फीट के आदमी मिलते थे सब। इंडिया में पहले का आदमी बहुत लंबा होता था हर जगह का। और ये कान लंबी, महात्मा बुद्ध के कान देखे थे, इतने बड़े बड़े थे कान। तो ये लंबाइयां ज्यादा होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये लंबाई घटने लगी। ऐसा क्यों घटी? तो समझिए ध्यान से। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुआ। जैसे मान के चलिए हम हैं, मानव है पूरी तरह से, और हमारा शादी ब्याह हुआ, और अचानक हमसे जो मेरा लड़का पैदा हुआ, उस लड़कवा में मेरे पंख निकल गया किसी केमिकल इनबैलेंस की वजह से। मान के चलिए हमारी पत्नी उल्टा सीधा कचर के खा गई होगी, कुछ खड़े मुर्गी खा गई होगी, ले हम देखने जा रहे हैं कौन चीज खाएगी, कुछ उल्टा सीधा खा गई होगी, और उससे रिएक्शन होके उसके पेट में जो मेरा बच्चा होगा, मान के चलिए अभी फ्यूचर में, अभी तो शादी ब्याह नहीं हुआ, हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो अब ससुरी कुछ खा गई और लड़का हुआ, ससुरा का पंख निकल गया। अब ले पंख निकल गया, अब लगा उड़ने, क्या हो गया? उड़ने लगा। अब भाई हम क्या करें? अब अगली बार समझाएं कि ससुरी, अगली बार जब तुम
प्रेग्नेंट होना तो ये सब उल्टा सीधा मत खाना। लेकिन वो बचवा को हम मारेंगे तो नहीं भैया, हमारे बचवा उड़ रहा है तो हम क्या करें। उड़ने लगा वहां पे, अब मान के चलिए उड़ रहा है वहां पे और वो लड़का हो गया। अब बाद में उसका हम शादी ब्याह करें कोनो लड़की से, तो लड़कियां तो ठीक है, लेकिन ससुरा हमारा लड़कवे उड़ रहा है। अब जब उससे नई संतान होगी तो ये संभावना है कि उसका भी बच्चा उड़ने वाला होगा, और क्या पता वो भी ससुरा उड़ने लगे। तो धीरे धीरे अब देखिए मेरा खानदान धीरे धीरे बढ़ेगा, तो मेरा एक खानदान जो जेन्युइन लड़के की तरह है, और मेरे ही से एक बच्चा ऐसा हो गया, अचानक उत्परिवर्तन म्यूटेशन हुआ कि पंख निकला और उसकी संतान अलग हो गई। और आज से कल्पना कीजिए कि कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं। जनसंख्या क्या हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो 1000-2000 साल बाद देखेंगे तो जो मेरा बचवा था जो उड़ रहा था उसका एक कम्युनिटी बन चुकी रहेगी, एगो गांव बसा चुका रहेगा। और ऐसे ऐसे करोड़ों साल बाद आपको लगेगा कि भैया हिंदुस्तान में यूपी बिहार में उड़ने वाले मानव मिलते हैं, जिनके पूर्वज खान सर थे, जिनके पूर्वज क्या थे, खान सर थे। और ससुरा उड़ेगा सब, या उड़ने लगा सब। इसी को कहते हैं उत्परिवर्तन, कि किसी जीव के अंदर किसी केमिकल बैलेंस के वजह से कोई ऐसा परिवर्तन होता है, अचानक हो जाए, और वह जीव भी जिंदा रहे जिसमें से ये परिवर्तन हुआ था और यह जीव भी जिंदा रह जाता है जो नया म्यूटेशन से बना था। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है म्यूटेशन का, तो कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ऑलरेडी चमगादड़ में था, लेकिन वह चमगादड़ मानव के लिए खतरनाक नहीं था, वह वायरस खतरनाक नहीं था। अचानक ससुरा ये चीन वाला चमगादड़ जिंदा खाना चालू कर दिया सब। जब मुर्दा मरा हुआ चमगादड़ खाते थे सब तो कोई दिक्कत नहीं था, वो तेल ओल में फ्राई होके मर जाता था। लेकिन उस ससुरा आधे जिंदा आधे भूना सब, तो आधे जब भूजा सब तो वायरस तो ससुरा तो उसका स्वरूप बदल गया और किसी एक व्यक्ति को इन्फेक्टेड किया, उससे उसका पूरा का पूरा एक खानदान चलने लगा। खानदान चलते 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 म्यूटेशन करके ससुरा पूरा दुनिया में कोरोना फैला दिया। जब ये कोरोना ससुरा पूरी दुनिया में फैल गया, भारत में पहुंचा, यहाँ भी फैल गया, ब्रिटेन में तो एक दूसरा निकल गया, कोरोना का एक और स्ट्रेन पाया जाने लगा। तो ये म्यूटेशन होता है। ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन केवल हम ही लोग में होता है, दुनिया के हर चीज में म्यूटेशन होता है। हर पीढ़ी अपनी पीढ़ी से थोड़ी बहुत चेंज होने लगती है, लेकिन ये म्यूटेशन अच्छा माना जाता है, बहुत खराब म्यूटेशन नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं गया। ऐसे ही म्यूटेशन से बंदर थे सब, जो बंदर थे उस बंदर से एक ऐसा बंदर हुआ जो बहुत ठीक ठाक था, सीधा चलता था। तो जो बंदर थे पूर्वज वो तो बंदर रह ही गए, आजो पेड़ पे घूम रहे हैं सब। लेकिन करोड़ों साल पहले उस बंदर से जो एक म्यूटेशन हुआ था जो सीधा चलता था, उसमें फिर म्यूटेशन हुआ, थोड़ा और सीधा हुआ और सीधा हुआ, कपड़ा पहनने लगा, ये होने लगा, ये होने लगा, और आज बन गया खान सर। समझ में गया। तो जो खान सर देख रहे हैं, हमारे आपके हम सब के पूर्वज क्या थे, बंदर थे। और हम इस बात के लड़ते हैं कि हमारे पूर्वज कौन धर्म वाले थे, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, किस धर्म के थे। हमारे पूर्वज बानर थे, चिंपांजी। हमारे पूर्वज क्या थे, चिंपांजी थे। समझ गया। इसलिए साइंस पढ़ो, साइंस आगे बढ़ जाए। म्यूटेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। किसी को म्यूटेशन में दिक्कत है, किसी को म्यूटेशन समझने में दिक्कत है। ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया रे बकलोल कहीं का, तुम नेता बन जाओ। क्या पूछ रहा है ये दिलीप कुमार, मुस्लिम देश बनाना चाहते हो क्या सर, मतलब आपको ऐसा काहे लगता है। हाँ, उल्टा सीधा कमेंट तुमको समझ में नहीं आता है, टीचर से कैसे बात किया जाता है। अपने बाप से पैदा हो कि पड़ोसी से पैदा हो, बाप से पैदा रहते तो तमीज सिखाता है कि टीचर से एक क्वेश्चन पूछने का एक लेवल होता है कि इस हद तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उल्टा सीधा काहे क्वेश्चन, नेतागिरी करना है। चल जाओ नेतागिरी में, हमेशा वैकेंसी रहती है। सोच रहा है स्टूडेंट की लाइफ में बड़ी झंझट है, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। नेतागिरी में हमेशा वैकेंसी रहती है। चलिए ध्यान से समझते हैं। म्यूटेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, म्यूटेशन समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब हम लोग समझते हैं उद्विकास। क्या चीज समझते हैं, उद्विकास।
उद्विकास में अब लास्ट में एक टॉपिक बच गया, समजात। समजात समजात इसे कहते हैं होमोजीनियस। होमोजेनस होमोजीनस किसे कहा जाता है? समजात अंग, होमोजीनियस अंग किसे कहा जाता है? कोई आइडिया? हमारे में कोई ऐसा अंग है जो होमोजीनस है? नहीं आइडिया? देखिए, वैसे अंग जो होते हैं जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है, वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति भिन्न होती है। उत्पत्ति क्या होती है? भिन्न होती है, लेकिन ये लोग कार्य समान करते हैं। कार्य समान करेंगे। उत्पत्ति भिन्न होती है लेकिन ये काम कैसे करते हैं? एक जैसा काम करते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखिएगा। देखिए, चमगादड़ का पंख देखे, चमगादड़, चमगादड़ का पंख, चमगादड़ का पंख देखे, ये अलग डिजाइन की, इसका काम क्या होता है? अलग काम करेगा, उड़ने का काम करता है। मानव हाथ, मानव हाथ ये पकड़ने का काम करता है। मछली, मछली का फ्लैप या पंख ये तैरने का काम करता है। शेर का शेर का हाथ, शेर का पैर, शेर का हाथ ये दौड़ने का काम करता है। लेकिन सब में अगर देखिएगा तो स्ट्रक्चर सेम है। शुरुआत में एक हड्डी है ह्यूमरस, फिर दो हड्डी है रेडियस और अल्ना, फिर आगे जाके ऐसे पंजा है, आगे पंजा है। सेम चमगादड़ में भी होता है। चमगादड़ का पंख देखिएगा ना तो पहले पतला, फिर मोटा, फिर बहुत मोटा हो जाता है इससे। तो चमगादड़ का पंख, इसका भी स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे मानव का स्ट्रक्चर है। मछली का फ्लैप भी क्या होता है? पहले एक हड्डी, फिर दो हड्डी, फिर एकदम चौड़ा पंख हो जाता है, ये उससे तैरती है। शेर का भी तो सेम होता है हाथ, लेकिन शेर अपने हाथ से दौड़ने का काम करता है, हम अपने हाथ से पकड़ने का काम करते हैं। मछली अपने फ्लैप से तैरने का काम करती है, ससुरा उड़ने का काम करते हैं। तो वैसे चीज जो काम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति क्या है? ससुरा यहाँ पे इन्हें क्या कहेंगे? समजात कहेंगे। उत्पत्ति देख रहे हैं, सब में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर हो गया। देखिए ध्यान से, इसमें वर्क जो है ना इनका डिफरेंस होना चाहिए। हम थोड़ा सा वो कर दिए, उल्टा लिख दिए। वर्क डिफरेंस होना चाहिए। ये हम किसका लिख दिए हैं? मतलब ये यहाँ पे होना चाहिए था समरूप का, थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं, इसको सुधार देते हैं। वर्क सेम होता है इनका, उत्पत्ति सेम होगी, उत्पत्ति सेम होगी, और वर्क जो करेंगे वो अलग अलग करेंगे। देखिए, समान उत्पत्ति हुई है। देखिए दोनों की, सबकी उत्पत्ति कैसी है? समान है। एक हाथ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और उसके बाद से पंजा, उत्पत्ति दोनों का सेम है। इन सब की उत्पत्ति सेम है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो सब काम अलग अलग करते हैं। सब चमगादड़ का काम अलग है, उसी से मानव हाथ से पकड़ता है, मछली उससे तैरती है, शेर उससे हाथ से दौड़ जाता है। तो जब कभी भी उत्पत्ति समान हो लेकिन काम अलग अलग करे, भिन्न भिन्न काम करे, अलग अलग काम करे, तो उसे होमोजीनस के नाम से जानते हैं। अब एक होता है समरूप। समरूप, समरूप को क्या कहते हैं भैया? एनालोगस। एनालोगस किसे कहते हैं? एनालोगस क्या होता है भाई? एनालोगस उसे कहते हैं जिनकी उत्पत्ति जो है वो भिन्न है। अभी देखिए ठीक इसी का उल्टा है। देखिए इनकी उत्पत्ति कैसी थी? एक जैसी थी, लेकिन इनकी उत्पत्ति ये उल्टा होगी, उत्पत्ति भिन्न होगी, उत्पत्ति भिन्न होगी। इससे पहले देखे थे तो उत्पत्ति समान था, काम अलग अलग किए थे, लेकिन ये ससुरे काम सेम करेंगे। इनका जो वर्क होगा वो सेम होगा, एकदम एक जैसा काम करेंगे। जैसे कीट का पंख, जैसे कीट का पंख, कीट का पंख, कीट का पंख, कै ठो कीट में पंख होते हैं? 4 ठो।
दो ठो आगे दो ठो पीछे। पक्षी का पंख यानी बर्ड का पंख, बर्ड का पंख, इसमें पंख कितने होते हैं? दो ठो। तो भैया उत्पत्ति सेम अलग है। तितली में देखेंगे तो 4 ठो पंख रहेगा, दूगो बड़का बड़का और दूगो छोटका छोटका। तो तितली एक कीट में आ जाएगी तो उसमें 4 पंख है और पक्षी में 2 ही पंख है। तो उत्पत्ति देखिए ना, उत्पत्ति तो भिन्न भिन्न है, इसमें 4 है इसमें 2 ही है, लेकिन दोनों का काम सेम है, दोनों अपने काम से उड़ने लगते हैं। तो जब कभी भी उत्पत्ति क्या हो, अलग अलग हो लेकिन काम सेम हो, तो उन्हें कहते हैं समरूप, वो दिखने में एक रूप जैसे है। और कब कभी समजात किसे कहते हैं? जब वो काम को क्या करते हैं लोग अलग अलग करते हैं लेकिन उत्पत्ति सेम होती है, इसे कहते हैं हम लोग समजात। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? बायोलॉजी खत्म। अब क्या मैं आप फिजिक्स होगा ओनली, ठीक है, ओनली और ओनली क्या होगा, आप फिजिक्स का क्लास होगा, ठीक है। और बाकी जिन लोग का एग्जाम नहीं है उन लोग के लिए अब स्टैटिक्स के क्लास को लेते रहेंगे। आगे बढ़े। करंट अफेयर की बुक मार्केट में आ चुकी है, आप उसे ले लेंगे लोग, जल्दी से जल्दी एग्जाम के लिए आप लोग के लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बायोलॉजी खत्म, पादप हार्मोन का क्वेश्चन डाल देंगे, पीडीएफ की समस्या भी देख लेंगे।